हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और मैं आज आपको कराने वाला हूं एलएलबी फर्स्ट ईयर। सेम है हमारा सेकंड। एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेम है सेकंड। और आज हमारा जो एक्ट है यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदू लॉ, जिसे हम हिंदू विधि भी बोलते हैं, और जिसका कोड होता है 203 या कोड नंबर 2003। इस प्रकार से ये कोड ऐसे भी लिखा आ जाता है, कहीं कहीं इस प्रकार से लिखा आ जाता है। ठीक है, ये है हमारा हिंदू लॉ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस पे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है इस वाले लॉन्ग क्वेश्चन को मैं 2 से 3 पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए 2 से 3 पार्ट में इसलिए कराने वाला हूँ, कभी भी यह क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा जाता है। इसमें पार्ट बाय पार्ट दिए गए हैं, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग इसको बूझा जाता है। अगर एक साथ तीनों पार्टों को, चारों पार्टों को 3 या 4 पार्ट में एक साथ ही आपको स्टडी करा देता हूँ, तो उसमें क्या होगा, सब मिक्स हो जाएगा। और जब मिक्स हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और सही तरीके से लिख नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो आपको मैंने ये नॉलेज दे दी है। दूसरी बात, आप एक नोटबुक ले लेना अपने हाथ में और पेन लेके बैठना। जहाँ पर आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है आप तुरंत वहाँ पे, या मेरी कोई लैंग्वेज आपको जो लैंग्वेज लिखनी है मेरी, या कोई मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ वो लिखना है, या आपको हूबहू मेरी ही लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी के पास यूनिक है और वो यूनिक से ही डायरेक्ट स्टडी करना चाहते हैं तो एक हाइलाइटर लेके बैठें, या हाइलाइटर नहीं है तो एक पेंसिल लेके अपने पास बैठें। पेंसिल से उन चीज़ों को लिखते रहना और वहाँ पे अपना निशान जिस प्रकार आप समझ पाओ उस तरह से बनाते रहना। और आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे तुरंत बताना, क्योंकि जिससे कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूं और मुझे भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट होके थोड़ा मन करे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी वीडियो और बना के आपको दूं। और अगर आपको कोई समस्या है, अगर लॉ से रिलेटेड है, और या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा आप मेरी इस बात को सही से समझोगे, उम्मीद करता हूँ। और मैं आपके पूर्ण रूप से जो आपके क्वेश्चन होंगे उनका जवाब देने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से और जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं थोड़ा, अगर कोई बच्चा कमेंट करता है या कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहा है तो मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था किसी कारण से। तो अब मैं आपकी सभी चीज़ों का, बातों का रिप्लाई करूँगा। आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, जो आपकी क्वेश्चन है या कोई रिक्वायरमेंट है आपके माइंड में, या कोई डाउट चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। और यह वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए हमारे लिए नहीं है, ये हमारी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आप जब तक लॉ फील्ड में रहोगे ये क्वेश्चन आपको हमेशा, हर पल हर कदम पर आपको याद रखना पड़ेगा, और हर वक्त आपकी हेल्प करेगा अगर लॉ फील्ड में हो तो। क्योंकि आज की डेट में 498 या 498A के मुकदमे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दहेज प्रथा के, डाइवोर्स के, इन चीज़ों के ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये वाला सीधा सीधा इसी पे है। ठीक है ना। तो चलते हैं, समझते हैं अपने क्वेश्चन को। पहले मैं आपको प्रश्न पढ़ाऊंगा अच्छे से। प्रश्न पढ़ाने, देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को काट काट के देखते हैं। भाई वीडियो को काट सकते हो, जैसा आपका मन है, आपका फ़ोन है, आपके हाथ में है, खूब कर सकते हो। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ, ये ना तो आपका यूनिक समझा सकता है, ना कोई आपको टीचर समझा सकता है। वहाँ पे तो आपको लेक्चर दिए जाएंगे, टाइम ऑफ अपने घर।
और किसी भी यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपको बताए दे रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको प्रॉपर वे में आपको जानकारी नहीं देने वाला है। थोड़ा सा करा दिया कट हो गए ये, और थोड़ा सा समझा दिया कट हो गए। प्रॉपर वे में एग्ज़ाम की तैयारी और प्लस नॉलेज देना कोई नहीं कर रहा है ये सब। मैंने चेक कर रखा है यूट्यूब भी, मैं भी कभी यूट्यूब की तरफ भागता था, ठीक है ना, तो कभी कुछ नहीं मिला था मुझे, तो इसलिए भटकना नहीं। और जो मैं बता रहा हूँ इसे अच्छे से समझना, वीडियो को काटा मत करो। मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता वीडियो काटने से, वो नुकसान नहीं होता है कि आप वीडियो काटते हो, कोई मुझे कोई नुकसान होगा या कोई फ़ायदा होगा। दिक्कत सिर्फ आपको है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं और फिर मैं आपको आपके आंसर को थोड़ा कराऊंगा सही से। सबसे पहले है क्वेश्चन क्वेश्चन वन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे 6A है, ठीक है। 6A की जगह मैंने आपको क्वेश्चन 1 बोल दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद के वे कौन से विशेष आधार हैं जिन पर पत्नी तो विवाह विच्छेद की याचिका पेश कर सकती है किंतु पति नहीं। मतलब हिंदू विवाह अधिनियम में एक अधिनियम में यह संशोधन हुआ, यह बात रखी गई कि कुछ आधार हैं जिन पर पत्नी तो विवाह विच्छेद की याचिका रख सकती है, लेकिन पति उन आधारों पर विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स की याचिका रिट नहीं डाल सकता है। तो ये कौन से आधार थे, एक तो इन आधारों को बताओ। दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन आधारों पर पति पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकते हैं। मतलब ऐसे कौन से आधार हैं, ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर हस्बैंड एंड वाइफ डाइवोर्स की डिमांड कर सकते हैं, डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, रिट याचिका दायर कर सकते हैं। वो आधार, वो ग्राउंड्स हमें बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन ये था। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से मिले जुले हैं, लेकिन इनका जो लिखने का जो पैटर्न है और जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिससे कि ये समस्या आपके जो क्वेश्चन डाउट बनेंगे ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे है इसी का न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद में अंतर कीजिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा जो पृथक्करण होगा, जो हमारा डाइवोर्स होगा, उसका जो न्यायिक पृथक्करण है उसमें जो विवाह विच्छेद में जो अंतर है, डिफरेंट है, वो बताओ, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा, क्या पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद किया जा सकता है? यदि हाँ तो इस संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम में क्या प्रावधान है, उल्लेख कीजिए। मतलब दोनों की सहमति है, उसके आधार पर क्या विवाह विच्छेद किया जा सकता है, और वो ग्राउंड्स बताइए, वो आधार बताइए जिन पर पति पत्नी सहमत होने के बाद अपना डाइवोर्स फाइल कर सकती हैं, अपना डाइवोर्स ले सकती हैं। वो आधार भी हमें बताइए। तो हमारे हिसाब से इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन हमसे करे गए हैं। चारों का जवाब हम एक साथ तो दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम इस वाले क्वेश्चन को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन को जब तक आप 2 टाइम अच्छे से रीड ना कर लो, उससे पहले सॉल्व करने की कोशिश मत करना। जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, अब अक्सर बच्चों की समस्या क्या होती है कि सर हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा है, उसके बाद हम आंसर भूल जाते हैं एग्जाम में। नहीं, समस्या क्या है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो वहाँ पर क्या है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। जब हम किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारी जो मेमोरी है, वो हमारे ब्रेन में जो चीज़ें हमारी सेव हुई होती हैं उनसे जाके टकराती हैं, हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो कनेक्ट होती हैं एकदम। जब हम उस क्वेश्चन को 1 या 2 टाइम या 3 टाइम पढ़ रहे होते हैं, आप कहोगे सर क्या क्वेश्चन पढ़ने में हम सारा टाइम लगा दें? कि भाई जब हम एग्जाम में सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो हम सोचते भी हैं। उस सोचने के टाइम को हम ना सोच के क्वेश्चन को ही 1-2 बार रिपीट करो तो
हमने स्टडी करा होता है, हमारे माइंड पर जो होता है, जो स्टोरी बनी हुई होती है वो दोबारा रिटर्न होके हमारे हाथ पे आ जाती है। हाथ पे नहीं, हमारे कलम पे। दिमाग सोचता रहता है और कलम लिखती रहती है, हाथ नहीं रुकता है। फिर तो बस एक कनेक्शन बन जाता है माइंड का और हमारे हैंड का, और हमारा माइंड और हैंड कनेक्ट होके बस लिखते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेसन को अच्छे से स्टडी करना है। अब मैं समझाता हूँ आपके प्रेसन को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। देखो ये बातें भी बताना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ प्रेसन करो खत्म, कि सर बातें कर रहे हैं। भाई बातें ही नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके हित के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जो व्यय है, न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद में अंतर कीजिए, इस वाले प्रश्न को मैं आपको कराने वाला हूं, और आप इस प्रश्न को देखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद, ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 संशोधित 1976, मतलब जो हिंदू विवाह अधिनियम बना था 1955 में बना था, लेकिन इसमें जो संशोधन हुआ 1976 की धारा 10(1) के अनुसार न्यायिक पृथक्करण के वही आधार हैं जो सेक्शन 12(1) और 2 में वर्णित तलाक के आधार हैं तथा जो निम्नलिखित हैं। मतलब जो हमारे जो डाइवोर्स के जो आधार थे 10(1) के अनुसार वही हैं जो 12(1) और 12(2) में दिए गए हैं, ठीक है ना। दोबारा से तो इस वाली चीज को हम हाइलाइटर से कर लेते हैं, हाइलाइटर से अंडरलाइन करते हैं इसे। देखो ऐसे हमें ये वाली तो हमें अच्छे से रीड करना है, क्योंकि यही तो हमें सेक्शन ही तो याद करने होते हैं मैन, ठीक है। और ये है हमारी हेडिंग्स, इसको अंडरलाइन कर दिया। आगे चलते हैं। पति पत्नी दोनों को उपलब्ध तलाक और न्यायिक पृथक्करण के आधार पर 13(1) के अनुसार, इसको हम 13(1) या 13(a) के अनुसार भी कह सकते हैं, 13(a) के अनुसार निम्नलिखित आधारों पर पति और पत्नी दोनों को समान रूप से तलाक और न्यायिक पृथक्करण का अधिकार है। यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिखेंगे, पति पत्नी दोनों को उपलब्ध तलाक और न्यायिक पृथक्करण के आधार पर ये के अनुसार। अब हम सबसे पहले नंबर पे चलते हैं कि ये तो हमें सेक्शन दे दिए कि एक तो हमें 10(1) के अनुसार और 12(1) और 12(2) में हमें तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं, रिट जो याचिका है हम दायर कर सकते हैं। और वो कौन कौन से आधार हैं? पहले सबसे नंबर का जो आधार है हमारा वो है जारता, एडल्ट्री। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा जारता। जारता को मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। जारता में क्या है, जब कोई पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य पुरुष या अन्य महिला से संबंध बनाता है तो वहां पर कहा जाता है कि वो जारता करता है। अपनी पत्नी या पति की गैर मौजूदगी में संबंध बनाता है या उससे अवैध रूप से अपने घर पे बुलाता है या उसके घर पे जाता है और नाजायज संबंध बनाता है तो उसे कहा जाता है जारता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10(1) F के अधीन जारता के दो कृत्यों को न्यायिक पृथक्करण का आधार माना जाता था। यदि इस आधार पर पिटिशनर तलाक लेना चाहता था तो उसे यह सिद्ध करना आवश्यक था कि विपक्षी जारता की स्थिति में रह रहा था। मतलब पहले ये दो ग्राउंड्स होते थे कि हम विवाह जो विच्छेद है हम कर सकते हैं, लेकिन जो इस चीज को पेश करता था उसे ये सबूत देने होते थे कि वो जो है पर पुरुष या पर महिला के साथ जारता कर रहा है या गैर कानूनी तरीके से संबंध बना रहा है। अर्थात प्रार्थना पत्र पेश करने तक वह जारता की दशा में लगातार रह रहा है
किंतु अब 1976 में संशोधन के पश्चात यदि विवाह के किसी पक्ष पति या पत्नी ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक बार भी लैंगिक संभोग स्वेच्छा से किया है तो दूसरा पक्ष तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है। मतलब पहले क्या था कि हमें पेश करने होते थे, 2 ग्राउंड्स हमें बताने होते थे, 2 कारण बताने होते थे। लेकिन अब क्या है कि कोई भी संशोधन 1976 के बाद यहाँ पर यह बात कही गई है कि यदि कोई पत्नी या पति किसी गैर पुरुष या गैर महिला के साथ एक बार भी अगर गैर कानूनी तरीके से संबंध बनाता है, संभोग करता है, तो यहाँ पर पति या पत्नी विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे तो ये हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट समझाता हूं मैं आपको, वो है धर्म परिवर्तन, कन्वर्सेशन। यदि कन्वर्सेशन में क्या आता है कि जब कोई, अब हम पढ़ रहे हैं हिंदू लॉ, तो हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं। जब कोई पुरुष या कोई महिला यानी कोई पति या पत्नी जब अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना लेती है तो वहाँ पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करके वहाँ से विवाह विच्छेद ले सकती है। अब यहाँ पे बात आती है कि विवाह मतलब जो हम विवाह विच्छेद की जो डिग्री पारित मतलब लेंगे या याचिका दायर करेंगे तो उसे में उसके लिए क्या ग्राउंड होने चाहिए कन्वर्सेशन के। जैन, बौद्ध, सिख ये हिंदू में ही आते हैं। अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म अपनाता है तो उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि उसने धर्म परिवर्तन करा है। अगर कोई सिख बनता है तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि उसने धर्म परिवर्तन करा है, ना ही बौद्ध में कहा जा सकता, क्योंकि जैन, बौद्ध तथा सिख ये हिंदू धर्म के ही एक रूप हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला इस्लाम धर्म यानी मोमडन बनती है या मुस्लिम बनती है तब हम वहाँ पर कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन करा है और उसके आधार पर हम याचिका दायर कर सकते हैं, विवाह विच्छेद ले सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि विवाह के किसी पक्ष ने विवाह के पश्चात धर्म परिवर्तन कर लिया है और हिंदू नहीं रहा है तो दूसरा पक्ष इस आधार पर तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है। हिंदू शब्द के अंतर्गत धारा 2 के अनुसार जैन, बौद्ध तथा सिख आदि संप्रदाय के लोग शामिल हैं। धर्म परिवर्तन द्वारा विवाह स्वतः ही विच्छेद नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए न्यायालय से डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है। मदन मोहन बनाम श्रीमती रानी AIR 1984 में एक हिंदू नारी धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान बन गई। निर्णय हुआ कि पत्नी का इस्लाम धर्म स्वीकार करना विवाह को स्वतः रद्द नहीं करता, वह पत्नी बनी रहेगी जब तक कि न्यायालय द्वारा तलाक की डिग्री प्राप्त नहीं की जाती। यहाँ पर एक बात और समझने के लिए है। पहली बार तो बौद्ध, जैन और सिख अगर कोई कन्वर्सेशन करता है अपने हिंदू धर्म से तो ये हिंदू में ही मर्ज होते हैं, ये अलग नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई महिला या पुरुष कन्वर्सेशन करके अगर मोमडन बनती है तब वहां पर विवाह विच्छेद की डिग्री तब तक नहीं दी जा सकती या विवाह विच्छेद उनका तब तक नहीं माना जाता उनका एक पक्षकार न्यायालय में जाके डिग्री पारित नहीं कर दे। ये नहीं है कि किसी महिला या पुरुष ने धर्म परिवर्तन करा और उनमें से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है और वो पहले की तरह ही रह रहे हैं पति पत्नी के रूप में, तो उनका वो डाइवोर्स नहीं माना जाएगा, विवाह विच्छेद नहीं माना जाएगा। तब तक नहीं माना जाएगा जब तक दूसरा पक्ष ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, और ऑब्जेक्शन उठाएगा तब भी नहीं माना जाएगा। ऑब्जेक्शन उठाने के बाद वो न्यायालय में जाए और न्यायालय उस डिग्री को मान्य करे और उस डिग्री के आधार पर उनको तलाक दे, तब वो मान्य होगा। ऐसा नहीं कि हमने अपने मन में सोच लिया और हमारा डाइवोर्स होगा, ऐसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। और इसको अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है और इसमें एक एग्जांपल हम लिख लेंगे। एक तो ये हमें सेक्शन लिख देना है, हिंदू शब्द के अंतर्गत धारा 2 के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख आदि संप्रदाय के लोग शामिल हैं, ठीक है। दूसरा, मदन
मोहन श्रीमती AIR रानी, ये वाला मदन मोहन बनाम श्रीमती रानी AIR 1984। इन एग्जाम्पलों को वहां पे डाल देना और इसको अपनी लैंग्वेज में वहां पे पुट कर सकते हो। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पे एक पॉइंट है हमारा क्रूरता। क्रूरता के लिए देखो, मैं आपको बस बेसिक आपको समझाने वाला हूं। अगर हम किताब की लैंग्वेज को लेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप समझ तो जाओगे लेकिन आप थोड़े बोर हो जाओगे। तो मैं क्रूरता को हल्का सा ही समझा देता हूं। पहले तो क्रूरता के लिए हम एक थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी लिखने के बाद एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। ये वाला हम एग्जाम्पल लास्ट में लिखेंगे, ये नहीं है कि पहले एग्जाम्पल लिख दिया फिर हम अपनी थ्योरी या हेडिंग्स वहां पे लिखें। अब इसको समझ लो, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 क्रूरता को व्यक्त करती है। ठीक है, यहां पर ये हमें लिख देना है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 अंतर्गत क्रूरता स्थापित करने के लिए याचिकारों को सिद्ध करना होता था। ठीक है, कि हमारे साथ कोई क्रूरता हुई है। एक बार मैं आपको बता दूं क्रूरता क्या है, कि जब कोई पति या पत्नी, पहले हम पति की बात करते हैं, अगर कोई पति अपनी पत्नी को धमकाता है, डराता है या उस पर अतिरिक्त दबाव बनाता है या उसके अंदर ऐसा भय पैदा कर देता है कि अगर उसने उसकी पति की बात नहीं मानी तो उसकी हत्या कर देगा या उसे जान से मार देगा या घर से बाहर निकाल देगा, यानी अतिरिक्त दबाव। एक तो होता है कि हाँ भाई अपने घर को चलाना है, कहना मानना है, ये इस तरीके होते हैं, लेकिन भय पैदा करके यानी डरा के गैर कानूनी तरीके से उस पर कोई कार्य करवाना या बात मनवाना, तो वहां पर कही जाती है कि वो क्रूरता करता है। क्रूरता किस प्रकार की होती है, वो शारीरिक भी हो सकती है, उसके शरीर को क्षति पहुंची हो, और इसमें मानसिक भी हो सकती है। ये नहीं है कि शारीरिक ही होती है, मानसिक यानी किसी का टेंशन पैदा कर देना किसी को, या उसे कुछ इस प्रकार से परेशान करना कि वो बीमार पड़ जाए या उसे अटैक आ जाए, या उसकी जो टेंशन ज़्यादा बढ़ी, उसका BP हाई होने लगा, या वो सोचने समझने की क्षमता कम हो गई, या वो कमज़ोर होने लगी यानी टेंशन की वजह से। तो ऐसी भी जो है कार्य हैं, ये भी हमारे क्रूरता में ही आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पत्नियों पे लागू होता है। अगर कोई पत्नी अपने पति को गैर कानूनी तरीके से, मतलब एक तो होता है भाई हक, नियम कायदा कानून जब तक हमारी फैमिली में नहीं होंगे, हम एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट अच्छे नहीं करके रखेंगे, तो हमारा परिवार नहीं चल सकता है। एक होता है जबरदस्ती उसे परेशान करना, टॉर्चर करना। ठीक है, अगर कोई पत्नी अपने पति को किसी प्रकार से परेशान करती है, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना देती है, तो यहाँ पर कहा जाएगा वो क्रूरता करती है। ये दोनों के ही लिए लागू होता है, ये नहीं है कि एक के लिए लागू होता है। आगे चलते हैं, इसे एक बार पढ़ लेते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अब मुझे उम्मीद है कि आप जो मैंने समझाया है इतना वहाँ पे लिखने के बाद इन चीज़ों को वहाँ पे लिख देना, क्वेश्चन हमारा डन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार इसे स्टडी कर लेते हैं, अगर इसमें कोई अच्छे और एक आध पॉइंट होगा तो वो आपको और बता दिया जाएगा। सुरेश बनाम सुमन 1983 इलाहाबाद 225 में कहा गया कि क्रूरता ऐसा आचरण है जिसके द्वारा जीवन, अंग या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचे या वैसी चोट पहुंचने की संभावना हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत क्रूरता स्थापित करने के लिए याचिकारक को यह सिद्ध करना होता था कि प्रतिपक्षी ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, जिसके कारण उसके दिमाग में यह शंका हो गई है कि उसके साथ रहना हानिकारक होगा। यानी कि जब हम कभी किसी महिला को मारते हैं, कहते हैं ना कि गुस्से में जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तुझे जान से मार दूंगा, तुझ में गोली मार दूंगा, तुझे गोद दूंगा, कि तुझे चक्कू से फाड़ दूंगा, तेरा गला काट दूंगा, फांसी लगा दूंगा, तो ऐसी जब हम भाषा बोलते हैं ना, तो ये क्रूरता में ही आता है। कि अगर किसी से हमने काम के लिए बोला, उससे काम गलत हो गया कि तुझे जान से मार दूंगा मैं, ये उसके दिमाग में बैठ गई, यार ये मुझे जान से ना मार दे किसी दिन, तो यही तो होती है क्रूरता। कि किसी से कोई गलत काम हो गया कि तुझे डंडे से पीटूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि तू बेहोश हो जाएगा या तुझे अकल आ जाएगी, तो ये क्रूरता है, ये मानसिक रूप से उसे परेशान किया जा रहा है। ठीक है ना, हम किसी भी चीज को प्यार से भी समझा सकते हैं। ठीक है ना,
विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्रूरता की परिभाषा में परिवर्तन किया गया। इसमें क्रूरता की परिभाषा इस प्रकार है। देखो, अब पहले क्या थी, ये वाली क्रूरता थी जो मैंने भी आपको बताई है, लेकिन फिर क्या हुआ, एक संशोधन होता है 1976 में। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 में होता है और कुछ संशोधन होते हैं क्रूरता को लेकर। क्रूरता क्या है क्या नहीं है, उसमें संशोधन हुए। प्रार्थी ने अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया। अब क्रूरता की परिभाषा में आशंका का कोई स्थान नहीं रह गया। इस परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि अब कोई ऐसा आचरण, कृत्य या लोभ जो क्रूरता को गठित करता है, विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण के लिए पर्याप्त है, भले ही अर्जीदार के मन में कोई औचित्यपूर्ण आशंका न भी हो। अब पहले क्या है कि अगर कोई क्रूरता भरा कोई कार्य करता है या उसे परेशान करता है तो उसे यहाँ पे, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एग्जाम्पल देते हैं, उसी प्रकार वो साक्ष्य देने के लिए बाधित होती थी कि एक गवाह लाओ या कोई साक्ष्य दो, भाई इसने तुम्हें परेशान करा। अब ऐसा नहीं है। यदि किसी पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ विवाह के पश्चात क्रूरता का व्यवहार किया है तो पीड़ित पक्ष इस आधार पर तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है 13(1) के अंतर्गत। क्रूरता में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरता शामिल है। एक यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, कृष्ण रानी बनाम चुन्नी लाल गुलाटी AIR 1982 में निर्णय दिया गया कि पत्नी के लगातार झगड़ने तथा पति का अपमान करने की प्रकृति और उसके द्वारा अपने पति के खिलाफ अन्य स्त्री के साथ जार कर्म का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है। मतलब एक महिला थी, उसने अपनी पति को झूठे आरोप लगाए, उसे परेशान करा और उससे ये बोला कि तुम्हारा किसी दूसरी महिला से अफेयर चल रहा है, अगर तुम्हारे गलत संबंध है, ऐसी वहाँ पे उसे मानसिक प्रताड़ना पति को दी जा रही थी। तो यहाँ पर विवाह विच्छेद कर दिया गया। देखो, इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितना मैंने आपको बताया है यही काफ़ी है। आप यहाँ से अगर आपको वो वाला एग्जाम्पल अच्छा ना लगे तो आप इस वाले एग्जाम्पल को वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना पढ़ने की। अगर आप बेसिक लेवल पर अगर आप पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको अलग से, जब हमारे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो जाएंगे, मैं आपको अलग से गाइड करूँगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है ना। अभी हमें अपने एग्ज़ाम को ध्यान रखना है, ज़्यादा हम पे टाइम भी नहीं है। 4th नंबर का है अभित्याग। हाल्सबरी के अनुसार अभित्याग या परित्याग का अर्थ है विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे के बिना, उसकी सहमति के बिना, किसी कारण स्थायी रूप से छोड़ देना या त्याग देना जो विवाह के उत्तरदायित्वों का पूर्णतः खंडन है। यदि विवाह के किसी पक्ष ने विवाह के पश्चात 2 वर्ष या इससे अधिक समय से दूसरे पक्ष का अभित्याग कर दिया है तो इस आधार पर पीड़ित पक्ष विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर अभित्याग का मतलब क्या है, अगर कोई पति या पत्नी 2 वर्ष से अधिक एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और पूर्ण कोशिश के बावजूद अगर वो एक जगह आने के लिए राजी नहीं होते हैं तो वहां पर कहा जाएगा कि वो अभित्याग करते हैं। 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं, ना तो पति अपने पति के पास आती है, ना ही उनकी कोई इंफॉर्मेशन एक दूसरे को प्राप्त होती है, तो वहां पर कहा जाएगा कि वो अभित्याग, उन्होंने एक दूसरे का अपने मन से अभित्याग कर दिया है, तो वहां पर विवाह विच्छेद की डिग्री हम ला सकते हैं, ठीक है। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के बाद अब न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेदों के आधार को एक समान हो जाने पर अब प्रत्येक प्रकार के अभित्याग के मामले में विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर की जाने लगी है। अभित्याग की परिभाषा किसी भी परिनियम में नहीं दी गई है और न ही इसको किसी रूप में रखा जा सकता है। वास्तव में अभित्याग का अर्थ घर को त्यागने से है। विवाह के पक्षकार एक मकान में रहते हुए भी उनमें से एक दूसरे का अभित्याग कर सकते हैं। पति पत्नी में लैंगिक संभोग का न होना अभित्याग की स्थिति हो सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि ये नहीं है कि पति जो है 2 वर्ष से जो है घर से बाहर चला गया है और वो मिल नहीं रहा है। यहाँ पर अभित्याग का मतलब ये है कि 2 वर्ष से पति पत्नी में कोई संबंध नहीं हुआ है, कोई संभोग नहीं हुआ है, लैंगिक संभोग नहीं हुआ है, एक दूसरे के टच में नहीं आए हैं,
या आपस में उन्होंने वार्तालाप नहीं की है और वो 2 वर्ष से इसी कटु भावना में है कि मैं तेरे से संभोग नहीं रखूंगा, मैं तेरे से संबंध नहीं रखूंगा और मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूं, तो यहाँ पर भी अभित्याग की स्थिति है। हम एक घर में भी रहकर इस अभित्याग को कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अगर आप उसमें एक एग्जाम्पल देखना, 2 अभित्याग वाले में तो एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, वो है ओमवती बनाम किशन चंद AIR 1985 दिल्ली में। हाई कोर्ट ने अवित्यजन के 2 तत्वों, प्रथम अलग रहना और दूसरे के अवित्यजन के आशय पर जोर देते हुए कहा कि जहां यह बात सिद्ध हो कि पति पत्नी एक दूसरे से फरवरी 1979 से अलग रह रहे हैं, 1 वर्ष बाद इकलौती पुत्री के मरने पर पति ने पत्नी को फोन करके बुलाया और उसे अंतिम संस्कार करने हेतु बुलाया, किंतु पति इस सूचना पर भी नहीं आया। उनके संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए। निर्णय हुआ कि पुत्री की मृत्यु की सूचना पाने पर भी न आना एक जानबूझकर अपेक्षा है और इस आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति दी जा सकती है। यानी कि एक व्यक्ति था, उसको सूचना दी गई, वो अलग रह रहे थे कि आपकी जो पुत्री है वो खत्म हो गई है और इसका अंतिम संस्कार है, आप आ जाइए। लेकिन वो उस टाइम पर नहीं पहुंचता है, तो वहाँ पर उसी के आधार पर एक याचिका दायर की जाती है और वहाँ पर विवाह विच्छेद की याचिका पारित कर दी जाती है और वहाँ पे विवाह विच्छेद हो जाता है, ठीक है। आप इस वाले एग्जाम्पल को वहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो जो मैंने बातें बोली थी आप उसको भी लिख सकते हो। तो कोई याद करने का 1-2 चीज़ें, हमारे तर्कस में तीर 1 से अधिक होने जरूरी हैं। अगर हमारे तर्कस में तीर नहीं है और एक ही तीर है तो हम कहीं भी एक ही बार चला सकते हैं, और हमारे तर्कस में 1 से ज़्यादा तीर हैं तो हम एक आध बार और चांस ले सकते हैं। उसी प्रकार हम थोड़ा सा मैंने पहले बताया था, एक एग्जाम्पल ये हो जाता है तो हम, अगर वो याद नहीं रहता है तो ये वाला याद रहेगा, तो हम इस आधार पर अपने पेपर को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। 5th नंबर का पॉइंट है मस्तिष्क की विकृतता, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जब विवाह का दूसरा पक्ष याचिका पेश करने से 1 वर्ष पहले मानसिक असाध्य रोग से पीड़ित है। यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें मोटा मोटा वैसे ही समझाए देता हूँ, यहाँ पे नहीं ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। मस्तिष्क की विकृतता, यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हमारी शादी से पहले अगर कोई पति या पत्नी ऐसे रोग से विकृत है जो अपने माइंड से ना तो कोई सोच सकता है ना कोई समझ सकता है, यानी पागलपन का शिकार है, और उसकी गलती बस अगर शादी हो जाती है, किसी कारण से वो चुप रहता है शादी के समय पे, या उसे कुछ ऐसे मतलब टंट घंट कर दिए कि शादी संपन्न करा दी किसी कारण से, और उसे पता चलता है कि ये तो शादी के 1 वर्ष पहले से ही पागल है और मेरी तो इस पागल के साथ शादी कर दी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो ऐसी शादियों के लिए हम याचिका दायर कर सकते हैं, विवाह विच्छेद हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं कोढ़ रोग। कोढ़ रोग ऐसा रोग होता है, कोढ़ रोग ऐसा रोग होता है कि हमने मतलब जब विवाह का एक पक्ष असाध्य घोर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो तो दूसरा पक्ष इस आधार पर तलाक प्राप्त कर सकता है। मतलब शादी हुई, शादी के बाद पता चला कि जो है एक पक्ष को या दूसरे पक्ष को, पति को या पत्नी को एक ऐसी बीमारी है, अगर हम उसका इलाज भी करवाना चाहें तब भी वो ठीक नहीं हो सकता है, और इसका जो है ये जो बीमारी है बहुत लंबे समय तक चलने वाली है या ये ख़त्म होने वाला है। तो अगर एक पक्ष उसके साथ नहीं रहना चाहता है तो वहाँ पर हम तलाक की याचिका दे सकते हैं। कोढ़ रोग जैसे कैंसर है, ब्लड कैंसर है, या और घातक बीमारियां होती हैं, जो व्यक्ति कभी पैरालाइज हो जाता है, कि जिसको फालिस मार जाती है, लकवा मार जाते हैं, या जिसकी स्किन जल जाए, या मतलब ऐसे कुछ ऐसे रोग हैं जो कभी ठीक ही नहीं हो सकते, तो उन्हें कोढ़ रोग कहा जाता है। और इस आधार पर पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं, जो रोग कभी ठीक ही नहीं हो सकते हैं। आगे चलते हैं, रतिजन्य रोग। रतिजन्य रोग ऐसा रोग होता है कि या तो पति को हो या पत्नी को हो, और ऐसा है कि अगर पति या पत्नी आपस में संभोग करते हैं तो अगर एक को बीमारी है तो वो दूसरे को लगने की संभावना है। जैसे हमारा एड्स हो गया है, एड्स है,
और एक गर्मी है, सुजांक है, ऐसे कुछ हमारे रोग होते हैं। अगर हम एक दूसरे से मैथुन करते हैं, संभोग करते हैं और पति या पत्नी में कोई वो रोग है तो वो दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना है और वो फैल सकता है। तो हम उस आधार पर और पता चलने के बाद हम वहां से विवाह विच्छेद ले सकते हैं, रतिजन्य रोग। ठीक है, आगे देखते हैं संसार का परित्याग। जब विवाह के पश्चात विवाह का एक पक्ष संसार को त्याग कर संन्यास धारण कर लेता है, यानी तो दूसरा पक्ष इस आधार पर तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा संन्यास ग्रहण करना उसकी सिविल मृत्यु मानी जाती है। यानी कोई व्यक्ति शादी के पश्चात, यानी कोई महिला हो या पुरुष, शादी के पश्चात वो संन्यास यानी सन्यासी यानी बाबा बन जाता है और वो मोह माया से दूर यानी चला जाता है, तो वहां पर उसे मृत्यु के समान माना जाता है, सिविल डेथ माना जाता है उस व्यक्ति को कि भाई वो आज इस संसार से छुटकारा पा चुका है, उसने मोह माया से चला गया है। तो वहां पर हम याचिका डाइवोर्स की डाल सकते हैं और विवाह विच्छेद हमारा वहां से हो सकता है। संसार का परित्याग। आगे चलते हैं यहां पे है प्रकल्पित मृत्यु, इसको देखते हैं। प्रकल्पित मृत्यु, कुछ वर्ड तो ऐसे आ जाते हैं टंग फिसल जाती है, बोला भी नहीं जाता है। प्रकल्पित मृत्यु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 107 और 108 के अनुसार जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष से लापता हो तथा उन लोगों में से जो उसके संबंधी हैं किसी ने भी उसके जीवित होने के बारे में नहीं सुना हो तो ऐसे व्यक्ति को मृतक मान लिया जाता है तथा इस आधार पर विवाह विच्छेद एक दूसरे से 7 वर्ष से लापता होने पर तलाक प्राप्त कर सकता है। यानी प्रकल्पित मृत्यु यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 104 और 108 के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई पति या पत्नी 7 वर्ष से लापता हैं और एक दूसरे का पता नहीं चल पा रहा है, पूर्ण कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिले हैं, 7 वर्ष से अधिक टाइम हो गया है इंतजार करते करते, तो यहाँ पर विवाह विच्छेद की हम डिग्री पारित कर सकते हैं और विवाह विच्छेद हो सकता है। ठीक है। न्यायिक पृथक्करण, जब न्यायिक डिग्री प्राप्त किए जाने के बाद 1 वर्ष या इससे अधिक अवधि में सहवास का पुनः आरंभ नहीं होता है तो इस आधार पर तलाक की डिग्री पारित की जा सकती है। जब हम न्यायिक डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद भी हमारा कोई संभोग नहीं होता है या हम कोई संबंध नहीं बनाते हैं तो वहां पर हमारा डाइवोर्स जो हो जाता है। ठीक है। और एक पॉइंट और है, दाम्पत्य अधिकार के पुनः स्थापना की आज्ञप्ति का पालन न करना। जब विवाह का एक दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिग्री प्रदान होने के बावजूद भी 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक उसका पालन करने में असफल रहता है तो दूसरा पक्ष तलाक की डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। यानी कि हमने डाइवोर्स के लिए केस फाइल करा और वहाँ पे न्याय हुआ कि भाई आपको एक मौका दिया जाता है, आप 1 साल के लिए वेट करो, और वहाँ पर आप दोनों दोबारा से 1 साल के अंदर ऐसा कोई जीवन जी नहीं पा रहे हो जो पहला सुखी जीवन होता है, यानी वो तुम्हारी पहले की तरह टेंशन है, वही समस्याएं हैं, और जो कोर्ट ने जो निर्धारण करे थे नियम कायदा कानून उस पर आप खरे नहीं उतरते हो, तो उसके बाद अगर दोबारा आपके सामने ये समस्या आती है तब आपको ये डाइवोर्स निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है। यहां पर एक हल्का सा पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। तलाक के स्थान पर न्यायिक पृथक्करण, धारा 13A के अनुसार यदि तलाक के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझता है कि तलाक के स्थान पर न्यायिक पृथक्करण ही उचित है तो वह न्यायिक पृथक्करण की डिग्री ही प्रदान करेगा, किंतु न्यायालय ऐसा निम्नलिखित आधारों पर नहीं कर सकता है: धर्म परिवर्तन, संसार परित्याग, कल्पित मृत्यु। ठीक है, इस आधार पर नहीं कर सकता है। अगर किसी ने धर्म परिवर्तन करा है, संसार का परित्याग करा है और कल्पित मृत्यु है तो इस आधार पर वो न्यायिक पृथक्करण नहीं कर सकता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
मैंने पूरी कोशिश की है आपके, देखो, एक तो समझाने के लिए पूरा अच्छे से समझाया है विवाह न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद में क्या न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद, ये पूरे रूप से समझाने की कोशिश की है, अंतर नहीं समझाया है। यहाँ पर इस वाले बात को ध्यान रख लेना, यहाँ पे मैंने अंतर नहीं समझाया है। न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद बताइए, ये यानी ये वाले हमने जो आपको प्रश्न सॉल्व कराया है, विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि विवाह के कौन कौन से ग्राउंड बनते हैं, कौन कौन से आधार बनते हैं जिनसे हम डाइवोर्स ले सकते हैं। और ये वाला हम आपको जो आपका थोड़ा सा पार्ट और रह गया है उसको हम सेकंड और थर्ड वीडियो में आपको दे देंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।